रिया बस रोए जा रही थी। उसकी चाची कहने लगी, अरे कमबख्त, क्यों आंसू बहा रही है? कह तो रही हूँ कि लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है। देख, जब तेरी दादी की शादी हुई थी वो 14 साल की थी, और जब तेरी माँ ब्याह कर आई थी तो वो 15 साल की थी। तू तो फिर भी 16 साल की है। शादी की यही उम्र होती है। इतना रोना धोना मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बंद कर रोना धोना। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना जुल्म कर रहे हैं हम तुम पर। रिया सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि चाची, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? मेरी उम्र की लड़कियाँ 10वीं क्लास में पढ़ती हैं और आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मेरी क्लास की किसी लड़की की मंगनी तक नहीं हुई। मैं कैसे शादी कर लूँ? अगले महीने मेरी 10वीं के पेपर होने वाले हैं। आपको पता है ना मैंने कितनी मेहनत की है। 9वीं क्लास में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, ये मेरा सपना है चाची। रिया ने रोते हुए विनती की थी। चाची ने अपने सर पर हाथ मारा, कहने लगी, फिर मुर्गी की वही टांग। पढ़ना है पढ़ना है। अरे कमबख्त मारी, तुम्हें पढ़कर करना क्या है? चल, 2-4 क्लास पढ़ भी गई तो कौन सा मिनिस्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगी? अब करना तो वही है ना, हांडी चूल्हा, घरदारी और बच्चे। देख, मेरी अपनी 4 बेटियां हैं और इस पर तेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तेरा बोझ भी तेरे चाचा पर पड़ गया है। बार बार अच्छे रिश्ते नहीं आते। अब छोड़ इस पढ़ाई की बातें। 15 दिन बाद तेरी शादी है और शादी के बाद तेरा पति तुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है कि लड़का बीए पास है, हो सकता है तुझे भी आगे पढ़ने दे। शादी के बाद कर लेना अपने शौक पूरे। चाची की बात सुनकर प्रिया ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे थे। उसे लगा जैसे चाची ठीक कह रही हैं, उसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर पति पढ़ा लिखा है तो उसे भी तो पढ़ने की परमिशन ज़रूर देगा। छोटे छोटे से सपने थे उसके। शुरू से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसलिए बड़े नाज नखरों से पली थी। लेकिन माँ बाप साथ छोड़कर गए तो जैसे प्रिया से जीने का हक छीन लिया गया था। चाचा गरीब थे, 4 बेटियां भी थीं। चाची अच्छी आदत की थी, लेकिन बहरहाल अपनी बेटियों के साथ प्रिया का बोझ उठाने के लिए तैयार न थी। प्रिया को ये उम्मीद थी कि पति पढ़ा लिखा है तो यकीनन उसे भी शिक्षा ज़रूर दिलवाएगा। इसलिए सब्र कर घर पर ही बैठ गई। 16 साल की थी। घर के कामकाज उसकी माँ ने उससे कम ही करवाए थे। चाची ने भी ज़्यादा रोक टोक ना की थी, ना ही घर के कामों की तरफ लगाया था। प्रिया क्योंकि अकेली रह गई थी, इसलिए चाचा चाची अपने किराए का मकान छोड़कर यहीं शिफ्ट हो गए थे। 15 दिन बाद प्रिया की शादी हो गई। सुकेश शक्ल सूरत का तो अच्छा था, लेकिन स्वभाव का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गुस्से का बहुत तेज था। तालीम बस डिग्रियों तक ही सीमित थी। उसके अंदर जहालत भरी हुई थी। वो शादी के फौरन बाद ही अगली बस पकड़कर अपने पति और ससुराल वालों के साथ शहर रवाना हुई थी, और घंटों का सफ़र करके वो अपने ससुराल पहुंची तो सर चकराने लगा था। उसके कमरे में उसकी नंद उसे छोड़ने आई तो कमरे का दृश्य देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। ये कमरा तो बिल्कुल खाली था। वो टिकटिकी बांधे अपनी नंद को देखने लगी तो नंद नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, भाभी जी, ये कमरा भाई का था, जिसे हमने 2 दिन लगकर खाली किया था, ताकि आप ट्रक भरकर जब दहेज लाएंगी तो महंगा वाला फर्नीचर यहाँ सेट किया जाएगा। मगर फिर आप तो मुंह उठाकर सिर्फ खुद ही आई हैं। ये सुनकर प्रिया का दिल तो किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। गैर लोग थे, आखिर कहती भी क्या? कहने लगी कि मैं बैठूंगी कहाँ? जवाब मिला कि ज़मीन पर बैठ जाओ, कालीन बिछी है। अजीब सी हंसी हंसती हुई नंद जा चुकी थी। शादी के नाम पर प्रिया का पहले ही दिल डरा हुआ था, और दहेज के नाम पर उसे एक चीज़ भी नहीं दी गई थी। इसी वजह से पति और ससुराल वालों का मूड बड़ा ख़राब था। वो आंखों से आंसू पोंछते हुए कालीन पर ही बैठ चुकी थी। न जाने अब आगे और उसके साथ क्या क्या होने वाला था। सुकेश जब कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत गुस्से में था। उसने तो प्रिया का भी लिहाज ना किया कि वो एक दिन की दुल्हन है। कहने लगा कि तुम्हारे घर वालों को दामाद की इज्जत का कुछ भी नहीं पता कि कैसे की जाती है। खाली हाथ उन्होंने तुम्हें भेज दिया है। क्या बेटियों की शादी ऐसे की जाती है जैसे तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी की है? मेरे परिवार वाले मुझे और मेरे घर वालों को ताने दे रहे हैं कि किन भिखारियों के घर से बेटी ब्याह कर लाए हो। प्रिया ऐसे ही ज़मीन पर डरी सहमी बैठी थी। प्रिया क्या कह सकती थी? वो तो इस मामले में बिल्कुल बेबस थी। सुकेश ने जब उसे चुप देखा तो उसे हाथ से पकड़कर जोर से खींचा। वो इस हमले के लिए तैयार न थी। अगले ही पल सुकेश ने उसे छोड़ा तो मुंह के बल वो ज़मीन पर गिरी थी। सुकेश गुस्से से उससे कहने लगा कि तुम इस काबिल ही नहीं कि मेरे साथ बिस्तर पर लेट सको। तुम्हारी औकात यही ज़मीन है, समझी? प्रिया बेबसी से रो रही थी। प्रिया जितनी भी हैरान होती उतना ही कम था। उसे अपने पति से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद न थी। वो रोने लगी, कहने लगी, सुकेश, मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद अनाथ हूँ। चाचा भला मुझे क्यों दहेज देते? लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगी। आपके घर वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी।
लेकिन सुकेश का गुस्सा था कि किसी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहने लगा कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है तुम्हारी वजह से। मैं तो अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। प्रिया उस वक्त सुकेश का जाहिलाना बर्ताव और सख्त लहजा सुनकर खामोश हो गई। बगैर कपड़े बदले ज़मीन पर ही लेट गई। सुकेश ने एक बार भी उसे दूसरे कमरे में ले जाने का नहीं कहा था, जबकि वो खुद दूसरे कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। सुबह सुबह सास ने कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से धड़धड़ाया था। सुकेश नींद का पक्का था, इसलिए प्रिया ने ही दरवाज़ा खोला। लेकिन प्रिया के तो होश उड़ चुके थे। सास गुस्से से सर से पैर तक उसे घूर रही थी, जो अभी तक दुल्हन के ही कपड़ों में मौजूद थी। रोने की वजह से काजल बह बहकर पूरे मुंह पर फैल चुका था। सास कहने लगी, बाहर आकर सबके लिए नाश्ता बनाओ। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे जान छुड़वाई है। तुम जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा कर मैं पछता रही हूँ। प्रिया चुपचाप किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसे काम की इतनी आदत ना थी, इसलिए बार बार उसका हाथ जल रहा था। काफ़ी देर से वो किचन में लगी हुई थी, लेकिन उससे ठीक से नाश्ता नहीं बन रहा था। तभी उसकी सास किचन में आई। उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, कितनी सुस्त हो तुम। इस वक्त लगता है तुम्हें नाश्ता बनाने में इतना वक्त लगता है तुम्हें नाश्ता बनाने में। सास ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, जैसे तुम नाश्ता बना रही हो उसे देखकर तो लगता है कि दोपहर के खाने का वक्त हो जाएगा। तो वो रोने लगी। अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी। घर की सफाई सुथराई से लेकर खाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी उस 16 साल की प्रिया पर उसकी सास ने डाल दी थी। ना उसे काम सिखाया और ना ही उसे कुछ बताया, लेकिन उसकी ज़रा सी गलती पर उसकी सास तूफान खड़ा कर देती। फिर सुकेश का भी बर्ताव ऐसा ना था कि वो उससे कुछ हमदर्दी वाला सलूक करता। हर वक्त उसे दहेज न लाने के ताने देता रहता और उसे ज़मीन पर सुलाता। उसने अपना फर्नीचर कमरे में रख लिया था, फिर भी वो उसे ज़मीन पर ही सुलाया करता। एक बार सारे मेहमान सुकेश के घर में जमा थे। सबका खाना अकेली प्रिया ने ही बनाया था। सब टेबल पर बैठे खाना खाने लगे तो प्रिया भी टेबल पर कुर्सी खींचकर बैठने लगी। सुकेश ने तो मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया। कहने लगा, ए लड़की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। वो ज़मीन देख रही हो ना, जाओ वहाँ जाकर बैठो, और जब हम सब खाना खा चुकेंगे तो जो प्लेटों में झूठा बच जाएगा वो खाना तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी यही औकात है, अनाथ कहीं की। सुकेश की बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख हुआ था। क्या अनाथ होना उसका कसूर था, या उसने अपने माँ बाप को खुद मार डाला था, या सिर्फ माँ बाप का जिंदा होना और दहेज लाना ही औरत की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। खैर, वो पत्थर की मूरत ही पति के कहे मुताबिक बैठ गई। सारे मेहमान सुकेश की तारीफ कर रहे थे कि पत्नी को काबू में रखा हुआ है। सब मेहमान खाना खा चुके तो सबकी प्लेटों का झूठा खाना एक प्लेट में जमा करके सुकेश ने प्रिया के सामने ज़मीन पर रखा और कहने लगा, खाओ, यही औकात है तुम्हारी। बदले में प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए सुकेश को देखा और वही खाना उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए खाने लगी। एक बार प्रिया खाना बना रही थी कि वहीं कहीं पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। उसने एक न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन चाची ने स्कूल छुड़वा कर उसकी शादी करके उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। पेपर पढ़ने में इतनी मगन हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि सारा खाना जल गया था। खाने की बदबू आई तो उसकी सास किचन में आई। कहने लगी, करम जली, ये क्या किया तूने, सारा खाना जला दिया। ये सुनकर प्रिया बुरी तरह से बौखलाई थी, परेशान हो गई। अपनी सफाई में कुछ कहती कि इससे पहले सास ने झन्नाटेदार थप्पड़ प्रिया के मुंह पर दे मारा। कहने लगी कि एक तो तू दहेज में कुछ लाई नहीं, और ऊपर से मेरा बनाया हुआ दहेज और ये घर भी तू जलाने पर तुली हुई है। मनहूस मारी, तुझे तो ब्याह कर लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तेरा। 2 वक्त का खाना तुझे दे रहे हैं, घर दे रखा है, छत दे रखी है, और तो और मैंने अपना इकलौता बेटा तुझे सौंप रखा है। अरे तू तो इस काबिल ही नहीं थी जो इस घर की बहू बनकर आती। ये तो हमारा जिगरा है जो अभी तक तुझे इस घर में रखा हुआ है, मगर इसके बावजूद तू ऐसी हरकतें कर रही है। तुझे तो हमारे पैर धोकर पीने चाहिए थे, मगर तू ऐसी लापरवाह और पागल औरत है कि ये खाना ही जला दिया। क्या रखा था इस पेपर में जो उठाकर पढ़ रही थी। प्रिया जानती थी कि इस बार उसकी गलती, इसलिए गाल पर हाथ रखे सिसकते हुए सास से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि माफ़ कर दीजिए माँ जी, बस मैं पढ़ने में इतनी मगन हो गई कि याद ही नहीं रहा। तभी उसी वक्त सुकेश घर में दाखिल हुआ था। घर में दाखिल होते ही खाने की जलने की बदबू और धुएं से वो खांसने लगा। एक तो वैसे ही वो गुस्से में था, इस बदबू ने तो उसका दिमाग वैसे ही ख़राब कर दिया था। गुस्से से चीख कर कहने लगा, ये कैसी बदबू फैला रखी है। क्या सब नाक में रुई ठूस कर सो रहे हैं, या किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि खाना जल रहा है। बेटे की आवाज़ सुनी थी कि सास का तो और ज़्यादा मुंह खुल चुका था। वहीं प्रिया को तो
जान के लाले पड़ चुके थे। सास ने पहले क्या कम बेइज्जती कर दी थी, जो अब सुकेश भी आ चुके थे। अगर सास सुकेश को सब बता देती तो ना जाने वो उसका क्या हशर करता। प्रिया तो डर चुकी थी। इससे पहले कि सास बाहर निकलकर सुकेश को कुछ बताती, फौरन वो अपनी सास का हाथ पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ माँ जी, सुकेश को कुछ मत बताना, मैं अभी ये सब कुछ साफ कर देती हूँ। भले ही आप मुझे रात का खाना ना देना, लेकिन सुकेश को कुछ मत बताना, वो फिर मुझ पर हाथ उठाएंगे। मगर सास को तो ऐसा गुस्सा चढ़ा था कि उसने एक ना सुनी। तब तक सुकेश भी गुस्से से भरा हुआ किचन में आ चुका था। सास ने जब सब कुछ रटा रटाया राग उसको बता दिया। ये सुनकर सुकेश तो गुस्से से पागल हो चुका था। फौरन अपने पैर में पहना जूता उतारा और वहीं प्रिया की पिटाई शुरू कर दी। प्रिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी सास को मदद के लिए बुला रही थी, मगर सास एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। जब सुकेश मार मार कर थक चुका तो सास उसे पकड़कर बाहर ले गई और कहने लगी कि बस बेटा, बहुत हो गया, मैं और इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्द ही इसे वापस इसके चाचा चाची के पास भेज देंगे। प्रिया का पूरा शरीर दर्द दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए अपने माँ बाप को याद कर रही थी। कितनी देर वो अपने शरीर को सहलाती रही और फिर उठकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी तो एक बार फिर सास जली कटी बातें सुनाने लगी। उसकी छोटी नंद अब दोबारा खाना बना रही थी, जबकि ये देखकर सुकेश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे तो शायद कोई बहाना ही चाहिए था। जैसे ही प्रिया कमरे में गई तो उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रात का खाना सबने मिलकर खाया था, मगर प्रिया से किसी ने नहीं पूछा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। बुखार रहने की वजह से बार बार उबकाइयाँ आ रही थीं, चक्कर भी आ रहे थे। मगर पति कमरे में आकर उसको खूब बातें सुनाता रहा और वो बेड के किनारे पर सर रखे ही गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सास ने जब उसे आकर काम करने को कहा तो कमरे से बाहर निकलते ही चकरा कर गिर गई। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सास भी थोड़ी बहुत परेशान सी हो गई। फ़ौरन अपनी छोटी बेटी से कहा कि जाकर पानी लेकर आओ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। पानी का छिड़काव करने से उसे कुछ होश आया था, मगर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और सांस भी उखड़ी उखड़ी ले रही थी। रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। कल रात जिस कदर सुकेश ने उसे मारा था, उसके चेहरे पर नील पड़ चुके थे, हाथ पाँव पर अलग निशान बने थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इसलिए जैसे तैसे ना चाहते हुए भी सास ने रिक्शा मंगवाया और उसमें बिठाकर बहू को लिए डॉक्टर के पास चली गईं। लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो प्रिया का चेहरा देखने लगी, फिर कहने लगी कि ये चोटें कैसे आई हैं। ये सुनकर सास फौरन कहने लगी कि बस काम करते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी तो ये चोटें आ गई हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने एक नज़र घूर कर सास को देखा और फिर दवाइयाँ लिखते हुए कहने लगी, ये जो भी था, अब आपको अपनी बहू का ख्याल रखना होगा। इसे वक्त पर खाना पानी दें और कोशिश करें कि दोबारा ये इस तरह से ना गिरे कि उसके जिस्म पर यूँ निशान पड़े, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। ये शब्द सुनना था कि प्रिया का दिल एक पल को रुककर दोबारा धड़का था। वही सास के चेहरे पर खुशी आई थी। प्रिया को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। उसने सोचा कि हो सकता है कि बाप बनने की खबर सुनकर सुकेश का बर्ताव उसके साथ अच्छा हो जाए, ज़िंदगी में शायद कुछ खुशी आ जाए। घर जाकर सास ने मिठाई का डिब्बा खोला और सबसे पहले सुकेश को ही मिठाई खिलाई थी और फिर उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनकर सुकेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई, मगर अगले ही पल वो सख्ती से प्रिया का मुंह दबोचकर कहने लगा कि सुन लड़की, मुझे बेटा ही चाहिए, समझ रही है ना? बेटा ही हो। अगर तुमने लड़की पैदा की तो देखना, मैं खड़े खड़े ही तलाक दे दूंगा। प्रिया डर चुकी थी। भला इस मामले में वो क्या कर सकती थी? उसे तो खुद बेटा या बेटी का फैसला नहीं करना था। ये तो भगवान के फैसले थे। 9 महीने तक उसे थोड़ी सहूलियत दे दी गई थी। खाना पीना वक्त पर दिया जाता, सुकेश फल भी ले आया करता, दवाइयाँ भी टाइम से दी जाती, घर के कामों का भी बोझ उसके कंधों से हटा दिया गया था। मगर 9 महीने बाद जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है, तो एक बार फिर उसकी सांस रुक चुकी थी। वो अस्पताल में अपनी सास के साथ आई थी, मगर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही थी, इसलिए सास भी थकी हारी घर वापस चली गई। वो अकेली अस्पताल में मौजूद थी। जब अपनी बच्ची को लेकर वापस घर पहुंची तो घर में नंद, सास, पति सब बैठे आराम से खाना खा रहे थे। जब प्रिया पर नज़र पड़ी तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर सबसे पहले सुकेश ने सवाल किया कि क्या लेकर आई हो, ये लड़का है, ये लड़की? ये सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटी है, तुम बेटी के बाप बन चुके हो। इतना सुनना था कि मारे गुस्से के सुकेश ने वहीं खड़े खड़े प्रिया को तलाक दे दी। कहने लगा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, कहा था ना तलाक दे दूंगा। मैंने पहले ही तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए थे। अब जहाँ से आई हो वहीं दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर 2 आंसू आए थे, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराई थी,
क्योंकि इस उम्र कैद से आज उसे रिहाई मिल चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और बच्ची को लिए हंसती मुस्कुराती उस घर से निकली थी। ये देखकर उसका पति जल चुका था। वो अकेले ही इतना लंबा सफ़र तय करके मायके आई थी। चाची ने जब उसे यहाँ देखा तो कई सवाल करने लगी। चाचा तो गुस्से से मारने तक आ गए थे। कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो उसने तुझे तलाक ही दे दी। सिर्फ बेटी पैदा करना तो मसला नहीं हो सकता। बेहतर है कि तू वापस जा या कुछ भी कर, मगर मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगा। इतना सुनना था कि पहली बार प्रिया ने अपना मुंह खोला था। कहने लगी कि चाचा, ये घर मेरा है, मेरे बाप की विरासत था और इस पर अब मेरा हक है। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से मसला है तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये घर मेरा और मेरे बाद मेरी इस बेटी का है। वो दिन और आज का दिन दोबारा कभी चाचा ने अपनी ज़ुबान प्रिया के सामने नहीं खोली थी। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी थी, बल्कि अपनी पढ़ाई प्राइवेट दोबारा शुरू की थी। अपने पापा का बिजनेस जो चाचा संभाल रहे थे उसे अपनी निगरानी में कर लिया। वो अपनी बच्ची का ख्याल भी रखती और साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। जैसे जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करती गई, बच्ची को भी अपने साथ स्कूल में पढ़ाने लगी। ऐसे ही करके उसने अपनी बेटी को बड़ा किया था। उसकी बेटी परी 15 साल की हो चुकी थी। बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल थी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों से उसकी परवरिश की है और एक मजबूत, न डरने वाली, अपने फैसले खुद करने वाली लड़की बनाया। एक दिन जब परी स्कूल से वापस घर आई तो उसके साथ एक इंसान मौजूद था। घर में दाखिल हुई तो उसकी आवाज़ सुनकर प्रिया परेशान सी हो गई। कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? परी कहने लगी कि माँ, मुझे एक भिखारी मिला जो बड़ा ही भूखा था। आप प्लीज़ उसे कुछ खाने को दे दें। ये सुनकर प्रिया ने अपनी बेटी को सिर को चूमा और कहने लगी कि मैं भी उसे खाना देकर आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। उसने खाना निकाला और देने के लिए गई तो जैसे ही उसकी नज़र भिखारी पर पड़ी तो खाने की प्लेट उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर चुकी थी, क्योंकि वो तो सुकेश था, उसका एक्स हस्बैंड। सुकेश ने जब प्रिया को देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुल चुकी थीं। वो मैले फटे कपड़े, कई महीनों से बढ़ी हुई दाढ़ी, बौखलाए हुए अंदाज में चलता हुआ प्रिया के सामने आया और उसे देखकर कहने लगा, तुम प्रिया हो? तभी परी कमरे से बाहर आई और कहने लगी कि मम्मा, आपने इन बाबा को कुछ खाने को दिया है कि नहीं? ये सुनकर सुकेश टूटे फूटे शब्दों में कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है, वही जिसके पैदा होने पर मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी। उससे ज़्यादा प्रिया कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने हाथ उठाकर सुकेश को चुप करवा दिया। एक नज़र उसके शरीर पर डाली और फिर चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई थी। वापस मुड़ी और जो खाना आंगन में गिरा था वही उठाया और लाकर सुकेश के सामने रख दिया। कहने लगी, ये खाना उठाओ और यहाँ से निकलो, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये दृश्य परी ने देखा तो कहने लगी, मम्मा, आप ये खराब खाना इन्हें क्यों दे रही हैं? आपने तो कहा था कि जो खुद खाओ वही दूसरों को खिलाओ। आप रुकिए, मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। परी ने ताज़ा खाना लाकर सुकेश को थमा दिया। ये दृश्य देखकर सुकेश की आंखों से आंसू निकले थे। उसे बहुत कुछ याद आया था, मगर वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। उसने जो कुछ किया था वो उसका अंजाम आज भुगत रहा था। रोते हुए एक नज़र परी और प्रिया पर डालते हुए गहरी सांस लेकर वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, बताइए, कहानी के अंत में प्रिया ने जो सुकेश के साथ बर्ताव किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।